साल 1850 में फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 4% और मुसलमानों की 85% और 11% क्रिश्चियन आबाद। लेकिन 1850 के बाद ऐसा क्या हुआ कि साल 1948 के शुरू में फलस्तीन में यहूदियों की तादाद 4% से बढ़कर 33% तक हो जाती है। परदेसी यहूदियों को फलस्तीन में आबाद होने में, जब बाहर से आने वाले यहूदी फलस्तीन में आकर आबाद होते तो फलस्तीनी मकामी लोगों पर क्या असरात पड़ते, कैसे इसराइल और फलस्तीन में इख्तलाफात ने जन्म लिया, कैसे फलस्तीन नक्शे से गायब हुआ, जानिए इस वीडियो के अंदर। 18वीं और 19वीं सदी में कौम परस्ती की नई सोच का रुझान शुरू होता है। इस कौम परस्ती का मकसद आजादी था और गुलामी से नजात था। जैसे बरतानवी सल्तनत, उस्मानवी सल्तनत, रूसी सल्तनत, पुर्तगाली सल्तनत, इनकी जो कौमें गुलाम थीं, उन सब कौमों ने आजादी के लिए आवाज बुलंद और एक मकबे फिक्र ग्रोह की नई लड़ाई शुरू होती है। आजादी की इस तहरीक की लहर में इधर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तहरीक शुरू होती है, दूसरी तरफ पोलैंड रूसी सल्तनत से आजादी के लिए तहरीक शुरू करता है। इधर इटली में आजादी की तहरीक जोरों पर थी। इसी तरह सर्बिया, यूनान में भी तुर्की की सल्तनत से आजादी की तहरीकें चलने लगी। मगर यहूदियों का मसला इन सब से अलग था। जब भी किसी मुल्क में कौम परस्ती की तहरीक बहरान का शिकार होती तो वहाँ के बसने वाले यहूदियों को नाकामी में मुलव्वस किया जाता, जिसकी बारी कीमत यहूदियों को चुकानी पड़ती। यहूदी लोग व्यापार और साहूकारी करते थे और ये लोग अपनी नाकामियों का जिम्मेदार यहूदियों को कहते थे और कहते थे कि हम लोग माली तौर पर इसलिए कमजोर हैं क्योंकि यहूदी व्यापारी हैं, यहूदी सारा पैसा लूट कर ले जाते हैं। इसी तरह लोगों के दिलों में कौम परस्ती का जज्बा तो पैदा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यहूदियों के खिलाफ नफरतें भी बढ़ने लगी, इश्तियाल अंगेजी शुरू हो जाती है और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में यहूदियों की नस्ल कशी की जाती है। और जब दूसरे ममालिक में कौम परस्ती की तहरीकें चलना शुरू होती तो यहूदियों के साथ वही सलूक किया जाता जो बाकी मुल्कों में उनके साथ हो रहा था। इस सारे सिनेरियो में यहूदियों को एहसास होने लगा कि इनका भी एक खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए, लेकिन यहूदियों के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं था। पूरी दुनिया में यहूदियों का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जिसमें यहूदी हुकूमत हो और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ वो सुकून से पनाह लेकर रह सके। महज एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी उनकी हुकूमत हुआ करती थी और वो था इसराइल, जिसे पुराने जमाने में फलस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहूदियों को 2000 साल पहले इटली की रोमन सल्तनत ने यरूशलेम से निकाल कर इसराइल पर कब्जा कर लिया। इस तरह देखा जाए तो फलस्तीन में रहने वाले मुसलमानों ने यहूदियों को वहाँ से नहीं निकाला, बल्कि रोमन बादशाहों ने उन्हें वहाँ से भगाया और ये बाद में क्रिश्चियन मजहब में आ जाते हैं और यरूशलेम को क्रिश्चियन मजहब का मरकज बनाते हैं। फलस्तीन और यरूशलेम पर मुसलमानों का दौर 7वीं सदी में आता है, जब उन्होंने रोमन बादशाह को हराकर पूरे फलस्तीन पर अपना होल्ड बनाया। लेकिन उस दौर से लेकर अब तक, यानी पहली जंग अजीम से लेकर अब तक मुसलमानों का कब्जा फलस्तीन पर है। साल 1850 में जब फलस्तीन पर तुर्की सल्तनत की हुकूमत, तो उस वक्त फलस्तीन की आबादी तकरीबन 3.5 लाख के करीब थी। इसमें 84% मुस्लिम थे, 11% क्रिश्चियन थे और यहूदी 4%। यानी हम कह सकते हैं 1850 में 20 से 25% यहूदी आबाद थे फलस्तीन में। इसमें से भी 2/3 यहूदी यरूशलेम में रहा करते थे, बाकी बच्चे फलस्तीन में यहूदी न होने के बराबर थे। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि फलस्तीन से भी ज्यादा यहूदी रूसी सल्तनत में रहा करते थे। रूस में तकरीबन पूरी दुनिया के आधे यहूदी आबाद थे, लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ इश्तियाल अंगेजी और गैर इम्तियाजी सलूक हो रहा था। रूसी सल्तनत में उनके साथ इतना नारवा सलूक किया जा रहा था कि उन्हें सिर्फ एक ही इलाके में घर बसाने की इजाजत, और वो जगह थी प्लेस ऑफ सेटलमेंट। इसके अलावा यहूदी किसी जगह से ना जमीन खरीद सकते थे, ना बेच सकते थे और ना बस सकते थे। वो सिर्फ इसी जगह तक महदूद थे, बाकी हर जगह पर उन पर पाबंदियां थी। 1881 में रूस के बादशाह अलेक्जेंडर को कत्ल कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर की मौत के बाद यहूदी मुखालिफ लोगों ने ये अफवाहें फैलाना शुरू की कि अलेक्जेंडर की मौत के पीछे यहूदियों का हाथ है, और इसके बाद यहूदियों के खिलाफ तहरीक चलना शुरू हो जाती है और बहुत जल्द रूस में यहूदियों की नस्ल कशी शुरू हो जाती है और हजारों यहूदियों के घर तबाह किए जाते हैं और पूरी दुनिया के यहूदियों में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ जाती है और एक अलग मुल्क की फिक्री सोच जो हजारों बरसों से उनके अंदर थी, एक बार फिर जोश मारती है। इसी इसना में रूस के यहूदी जियोन नाम से एक तहरीक का आगाज करते हैं। इस तहरीक का नाम था द लवर ऑफ जियोन्स। जियोन्स का लफ्ज पूरे इसराइल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहूदियों की मजहबी किताब में भी इसराइल और उसकी जमीन का जिक्र मौजूद है जहां उनके अबाव अजदाद पैदा हुए, और एक बार फिर यहूदियों के दिल में अपने अबाव अजदाद की जमीन पर जाने का ख्वाब उजागर होता है। लेकिन इस पूरे खित्ते का नाम अब फलस्तीन। द लवर ऑफ जियोन्स के लोगों ने यहूदियों को इस बात पर उकसाना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा यहूदी फलस्तीन में जाकर आबाद हों और वहां पर जमीन खरीदे और उस जमीन को खेती के लिए तैयार करें
और इस तहरीक पर अमल दरामद शुरू हो जाता है और रूस से यहूदी हिजरत करके फलस्तीन जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद दुनिया के दूसरे ममालिक से भी यहूदी बड़ी तादाद में हिजरत करके अपने आबाओ अजदाद की जमीन पर जाना शुरू हो जाते हैं। बाइबल में यहूदियों का इसराइल वापस लौटने का वाकया दर्ज है। हजरत मूसा ने इसराइलियों के मतलब पेशन गोई की थी, जहाँ जहाँ खुदा ने तुम्हें बिखेरा है उन सब जगहों से खुदा तुम्हें इकट्ठा करेगा। यही वजह है इसराइलियों के लिए फलस्तीन में बसना उनके लिए एक मजहबी रसूमात और एक मुकद्दस फरीजा है। जिस तरह हिंदुओं में 4 धर्म यात्रा है और मुसलमानों में मक्का मदीना की ज़ियारत है, और यहूदियों का इसराइल जाना एक मजहबी फरीजे के तौर पर था, और ये लैंड ऑफ इसराइल इनके लिए नजात का एक दरवाजा था। और जो तबका अलग यहूदी मुल्क बनाना चाहता था उन्होंने इस तहरीक को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और बहुत से मुल्कों से यहूदी फलस्तीन में आकर खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। लेकिन इस बंजर जमीन में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इनको मदद मिली फ्रांस के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम चलाने वाले एक अमीर आदमी एडमंड जेम्स की तरफ से। उन्होंने फलस्तीन में बसी हुई यहूदी बस्तियों की दिल खोल कर मदद की। इस फंडिंग के पैसे से यहूदियों को फलस्तीन में स्टैंड होने में बहुत बड़ी मदद मिली। इन यहूदियों ने इसी दौरान 90,000 एकड़ जमीन खरीदी और 28 नई बस्तियां आबाद की। सहाफत से तल्लुक रखने वाले यहूदियों के ग्रुप में से इनके सबसे बड़े लीडर थेओडोर हर्जल थे। हर्जल एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो यहूदियों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। कुछ यहूदियों ने यह सोचा कि वो अपने आसपास के लोगों से मेल जोल रखेंगे और जैसे लोग वहां रहते हैं उनकी सकाफत, जबान, पहनावा वैसा ही करेंगे। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए बहुत से यहूदियों ने यूरोप में क्रिश्चियन मजहब को कबूल करना शुरू कर दिया। यहूदियों के इस बदलाव की वजह से कुछ यूरोपियन ममालिक में उन्हें नेशनैलिटी दी गई। दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उन यहूदियों के खिलाफ जिन्होंने अपनी सकाफत छोड़ी, अपना मजहब, यहूदियों के बहुत बड़े ग्रोह ने उन लोगों की मुखालफत शुरू कर दी और यहूदियों को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि उन्हें अपनी ही सकाफत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जियोनिज्म के माने जाने वाले लीडर थेओडोर हर्जल का ये मानना था यहूदी जहाँ जहाँ रहते हैं उस मुल्क की सकाफत को अपना ले। इस अमल से यहूदियों की नस्लकशी नहीं की जाएगी। लेकिन उनके इस यकीन का भरम जल्द ही टूट गया जब फ्रांस के तोपखाने में ड्यूटी करने वाले एक यहूदी सोल्जर पर इल्जाम लगा कि वो फ्रांस की खुफिया जानकारी जर्मनी को दे रहा है, जिसका नाम एल्फ्रेड ड्रेफस था। इस यहूदी का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और फिर कुछ अरसे बाद इसको उम्र कैद हो जाती है। फ्रांस के न्यूज़पेपर में इसको गद्दार का लकब देकर पेश किया जाता है। इस पूरे मामले को फ्रांस के अखबार खूब उछालते हैं। 2 साल बाद ड्रेफस की बेगुनाही के सबूत एक मिलिट्री ऑफिसर को मिलते हैं और वो ये सबूत आला हुकाम तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी दौरान ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है तो मीडिया पर इस केस को हाईलाइट किया जाता है। साल 1906 में फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने ड्रेफस को बेगुनाह मानते हुए इसको रिहा कर दिया। इस तरह ड्रेफस केस ने दुनिया में ये साबित कर दिया कि यहूदियों की हर मुल्क में क्या कहानी है। इस मामले ने ये तो साफ दिखा दिया कि दुनिया में कितना भी कोई इंसाफ पसंद मुल्क हो, यहूदियों को वहाँ पर तीसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से रखा जाएगा। और ड्रेफस केस ने इन यहूदियों की आंखों से पर्दा हटा दिया और जो लोग ये समझते थे मकामी सकाफत को अपनाने से उन्हें हरासा नहीं किया जाएगा, उनकी ये सोच गलत साबित हुई। इस मौके पर उनके लीडर थेओडोर हर्जल ने अपने ख्यालात को तब्दील कर लिया और थेओडोर हर्जल ने ये किताब लिखी। इस किताब का नाम था दी ज्यूइश स्टेट। उसने इसमें लिखा कि यहूदी मुखालिफ साजिशों का सिर्फ एक ही हल है और वो हल है अलहदा वतन। थेओडोर हर्जल के इस आइडिया को यूरोप के यहूदियों में बहुत पजीराई मिली और साल 1897 में थेओडोर हर्जल ने फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस का इनकाद किया। इस मीटिंग में एक एजेंडा तय किया गया कि फलस्तीन में एक शहर आबाद करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस के इस फैसले को उस्मानिया सल्तनत ने कबूल न किया और इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उस्मानिया सल्तनत उस वक्त फलस्तीन पर राज कर रही थी। इसके बाद कई बार जियोनिस्ट कांग्रेस की मीटिंग्स हुई और उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के सामने अपना एजेंडा रखा, लेकिन उन्हें कोई खातिर खा नतीजा हासिल ना हुआ। और इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया पर अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। यहूदी मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए अपनी आवाज उठाते रहे। आखिरकार उस्मानिया सल्तनत ने दूसरे मुल्कों से आने वाले यहूदियों के लिए टूरिस्ट वीजा अलाउ कर दिया ताकि कोई भी यहूदी कुछ अरसे से ज्यादा फलस्तीन में ना रह सके। लेकिन इस सल्तनत की इंतजामिया इतनी करप्ट हो चुकी थी, टूरिस्ट वीजे पर आने वाले यहूदी इंतजामिया को रिश्वत देकर वहाँ ही रुके रहते थे। लेकिन इन यहूदियों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ वो जमीन नहीं खरीद सकते थे। ये वो मुश्किलात हैं जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहूदियों को फलस्तीन में बसने के लिए पेश आई। यहाँ ये बात बताना जरूरी है, पहली माइग्रेशन के दौरान रोमानिया, यमन, रूस जैसे मुल्कों से निकले तकरीबन 30 लाख यहूदियों में से कुछ तादाद में अमेरिका जाकर बसे
ان میں سے کچھ آسٹریلیا گئے اور کچھ ساؤتھ افریقہ گئے، اور ان 30 لاکھ یہودیوں میں سے صرف 25,000 یہودی فلسطین میں جا کر بسے۔ یہ پہلی مائیگریشن 1882 سے لے کر 1930 تک چلتی رہی، اور دوسری مائیگریشن سال 1904 سے لے کر سال 1914 تک چلتی رہی۔ اس دوسری مائیگریشن کے پیچھے روس میں یہودیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی سازشیں اور ان کی نسل کشی شامل تھی، اور پورے یورپ میں یہودیوں کے خلاف یہ باتیں مشہور ہونے لگیں کہ یہودی کرسچن کے خلاف ہیں، اور یہ وہی قوم ہے جس نے یسوع المسیح کو صلیب پر چڑھایا۔ یہودیوں کے خلاف صرف افواہیں ہی نہیں پھیلائی جاتی تھیں، بلکہ باقاعدہ اخبارات میں ان کے خلاف لکھ کر لوگوں کے دلوں میں زہر بھرا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں پر یورپ میں آئے دن حملے ہوتے تھے، اور دوسری ہجرت میں مختلف ملکوں سے 40,000 یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ اس ہجرت نے یہودیوں میں الگ وطن کی کوششوں کو اور تیز کیا۔ ان یہودیوں نے فلسطین میں ایسے اسکول کھولے جو عبرانی زبان میں پڑھاتے تھے۔ سال 1909 میں وہاں پر بہت زیادہ زمین خرید کر انہوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی، اور اس شہر کا نام رکھا ٹیل اویو، اور پھر یہودیوں نے اربوں سے زمین خرید کر اسے آباد کرنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 85,000 کے قریب ہو جاتی ہے، جو فلسطین کی آبادی کے حساب سے تقریباً 12% تھی، اور 40 نئی یہودی بستیاں آباد کی جاتی ہیں۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر عربوں میں قوم پرستی کی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ فلسطین میں آباد ہوتے یہودیوں کو دیکھ کر عرب اخبارات ان کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عرب بادشاہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے پر رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں۔ اسی اسنا میں فرسٹ وار 1 شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ شروع ہوتی ہے اتحادی طاقتوں کے درمیان۔ ایک طرف تھے فرانس، برطانیہ، رشیا، امریکہ، اٹلی اور جاپان، اور دوسری طرف تھی مرکزی طاقتیں جن میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور عثمانیہ سلطنت۔ 29 اکتوبر 1914 کے روز آٹمن امپائرز نے بلیک سی کی طرف سے روس پر حملہ کر دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی جنگ میں انٹری ہو گئی، اور آٹمن امپائر کی لڑائی چل رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح ہم اور علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کے یورپ میں یہودیوں پر بہت ظلم و ستم ہوئے، کبھی روس میں مارے گئے تو کبھی جرمنی میں۔ باقی مذہبوں کی طرح یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اسی لیے یہودی چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں در بدر یہودیوں کا ایک اپنا الگ وطن ہونا چاہیے۔ اسی دوران فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک، اور دوسری طرف جرمنی اور ترکی جیسے پاورفل ملک تھے۔ آٹمن امپائر کے انڈر فلسطین اور مڈل ایسٹ کے ملک آتے تھے۔ برٹش آرمی نے جنگ کے دوران یہودی لیڈروں سے کہا کہ اگر وہ برطانیہ کا ساتھ دیں تو ہم انہیں ایک الگ وطن دلانے میں مدد کریں گے۔ ایک الگ وطن کی خواہش میں یہودی لیڈروں نے برطانیہ کا ساتھ دیا، اور اس جنگ کے اختتام پر برطانیہ یہ جنگ جیت گیا، اور فلسطین برطانیہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور یہودیوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں بسانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی لوگوں پر پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہیں دبا دیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سال 1948 آتے آتے برطانیہ فلسطین سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا ہے۔ 14 مئی 1948 کو یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گورن ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ کے بعد اسرائیل اور عربوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جو آج تک جاری ہے۔ فلسطین کا کہنا ہے کہ وہ صدیوں سے اس سرزمین پر آباد ہیں، اور اسرائیلی باہر سے آ کر بسے ہیں، اور یہودیوں کا یہ کہنا ہے 2000 سال پہلے کبھی یہاں یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں ہمیں اپنی ہی زمین سے بھگا دیا گیا، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی زمین پر اپنا الگ ملک بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس میں ذرا سی بھی محنت نظر آئی ہو، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔